नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि आखिर विवादों में क्यों आई चुनावी बॉन्ड स्कीम। टॉप 5 बॉन्ड डोनर वाली कंपनियों में से 3 पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ चुका है। हालांकि 2017 में चुनावी बॉन्ड की तरफदारी करते हुए अरुण जेटली ने कहा था कि इससे पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। हालांकि विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है तो इससे चुनाव में काले धन के इस्तेमाल की संभावना या आशंका बन जाती है। बाद में योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे दें। हालांकि कोर्ट की इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर 2019 में एडीआर यानी एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन किया। इसमें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड स्कीम है क्या। चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 बजट के में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डाला था, या कहा जाए उसको पेश किया था। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। इस तरह से एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को सौंप सकती है, जिसे चंदा माना जाएगा। अब आपको बताते हैं कि चंदा लेने वाली टॉप 10 पार्टियां कौन सी हैं और इनको कितना चंदा मिला। भाजपा को 6060 करोड़ रुपए मिला। तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ मिला। कांग्रेस को इससे करीब 200 करोड़ कम 1421 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में मिला या चुनावी बॉन्ड के रूप में मिला है। यानी तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से 200 करोड़ तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा का चंदा इकट्ठा किया। बीआरएस ने 1214 करोड़, बीजेडी ने 775 करोड़, डीएमके ने 639 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस ने 337 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी ने 218 करोड़, शिवसेना ने 158 करोड़, राजद ने 72.5 करोड़ रुपए चंदा उगाया। इसके बाद जानते हैं कि चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियां कौन सी हैं। पहला नंबर आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर कंपनी का, जिसने 1368 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिया। दूसरा नंबर आता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के तौर पे दिया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ और वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए दिया। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ रुपए दिया। भारतीय ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए दिया। एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़ रुपए दिया। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ रुपए दिया। ऐसे ही तमाम कंपनियां हैं, जिसमें माखनलाल लिमिटेड भी शामिल है, जिसने 185 करोड़ रुपए चंदे के तौर पे दिया। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड सहित कई कंपनियों पर ईडी और आयकर विभाग की छापे पड़ चुके हैं। ये जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी होने के बाद सामने आई, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इसके लिए उन्होंने 4 कारण भी गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि हम यूनिक बॉन्ड आईडी नंबर मांगेंगे, जिससे पुख्ता तौर पे पता चलेगा कि किसको कितना चंदा दिया गया है। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भ्रष्टाचार के 4 कारण गिनाए हैं।
पहला सवाल उठाया है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा कंपनी पर, जिसके नाम पर एक मीडिया कंपनी भी है। उसने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके ठीक एक महीने के बाद कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। यानी चंदा देने के बाद उसको 14,500 करोड़ के करीब का एक प्रोजेक्ट मिलता है। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर की बात करें तो 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा उसने दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को गियर पाल्मा कोल माइन कंपनी उसको मिल जाती है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि भाजपा की हफ्ता वसूली की स्ट्रेटजी बहुत आसान थी। भाजपा ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड के जरिए हफ्ता यानी डोनेशन वसूलती थी। टॉप 30 डोनर्स में से 14 के खिलाफ चापा पड़ चुका है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल पर दिसंबर 2023 में छापा पड़ा था। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ का डोनेशन दिया। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। जयराम रमेश ने कहा कि कुछ कंपनियों ने केंद्र सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिलने के तुरंत बाद भाजपा को चंदा देकर एहसान चुकाया। जैसे वेदांता ग्रुप को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन 3 मार्च 2021 को मिली। कंपनी ने अगले ही महीने 25 करोड़ रुपए भाजपा को चंदे में दिया। इसके अलावा जयराम रमेश कहते हैं कि सबसे पहले कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही चंदे में दिया जा सकता था, लेकिन चुनावी बॉन्ड स्कीम में ये प्रतिबंध हटा दिया गया। इससे सेल कंपनियों के लिए ब्लैक मनी चंदे के रूप में देने का रास्ता खुल गया। चुनाव आयोग की लिस्ट से पता चलता है कि क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए डोनेट किए, जबकि कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल ही 130 करोड़ रुपए ही है। इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं चुनाव आयोग में। प्रदीप सिंह जी हैं बीजेपी नेता। तमजीद अहमद है कांग्रेस प्रवक्ता। आप लोगों को पहला सवाल यही पूछना चाहता हूं अमीन साहब आपसे, जब इस तरह की स्कीम लाई जा रही थी तो क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी था? देखिए, समय समय पे चुनाव आयोग ने हमेशा कुछ परिवर्तन चाहे हैं कि सरकार उसमें कुछ परिवर्तन करे। उनमें से एक परिवर्तन ये भी लाना था कि किस तरीके से ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए। जो ब्लैक मनी पावर जो इस वक्त दिखाते हैं जब चुनाव हो रहा होता है, उस ब्लैक मनी को किस तरह से रोका जाए, इस बात की चुनाव आयोग ने अपनी मंशा जाहिर की थी तो उसको रोकने के किए जाए। उसी संदर्भ में सरकार ने एक चुनावी बॉन्ड का हिसाब लेके आया, जिसमें पूर्व स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने किया इस काम को। लेकिन इसमें ये बहुत अच्छा था, स्वागत योग्य था, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि इसको आरटीआई से अलग रखा गया। अगर ये आरटीआई में पहले ही आ जाता, जिसका कि आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने इसको क्वेश्चन किया और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन ले ली। क्यों? क्योंकि देखिए, जनता का पैसा है, सीधे जनता का टैक्स पेयर का पैसा है, और ये किसको जा रहा है, किन पार्टियों को मोहम्मद अमीन साहब, मेरा सवाल है, अभी जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कांग्रेस के सवाल हैं, जयराम रमेश जी ने जो पूछे हैं आपने सुन लिया। आपको क्या लगता नहीं है जिस कंपनी की नेटवर्थ वैल्यू बताई जा रही है 130 करोड़ रुपए, 140 करोड़ का चुनावी बॉन्ड का मतलब चंदे के रूप में दे रही है आपको? नहीं, देखिए, अब ये तो बातें अब निकल के आएंगी ना कि कहाँ पे क्या है। जैसे पहले अंडर टेबल ब्रीफ केसेस चला करते थे, कितना पैसा आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को द्वारा पकड़ा जाता है। आपको लग रहा है कि ये सत्ताधारी दल द्वारा की गई खामी है, गलती है, भूल है, या स्वाभाविक तौर पे उसका दुरुपयोग हुआ प्रक्रिया का? नहीं, इसमें तो मैं आपको बताऊं, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, मैं समझता हूं जहां तक सवाल है। बल्कि जो कंपनियां हैं वो अपने लिए जो भ्रष्टाचार का हिसाब किताब रोकने के लिए कि हमारे पर कोई कार्रवाई ना हो या हमारे पर कोई ऐसा एक्शन ना हो, इसकी वजह से इस तरह की बातें की हैं कंपनियों ने अपने को बचाने के लिए। और उन्होंने अपना खुलासा नहीं किया कि हम बेईमान हैं।
अब लेने वाले को क्या पता कि ये आदमी बेईमानी का पैसा ला रहा है या ईमानदारी का पैसा हमारे ला रहा है। साथ कांग्रेस ये तो प्रवक्ता है जांच है। तमजीद अहमद जी। अहमद साहब, क्या ये चुनावी चंदे से दागी कंपनियों को रियायत मिलती है? बड़ा सवाल है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य का विषय प्रसून जी कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, जिस तरीके के उन्होंने ईमानदारी का लबादा ओढ़ के पिछले 10 साल से सत्ता शासन में डटे हुए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसके जरिए आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया। अगर आज ये फैसला ना आया होता तो भारतीय जनता पार्टी को लोग आज भी ईमानदार पार्टी की कैटेगरी में रख रहे होते। लोग ये सवाल हमेशा करते थे, भाई भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार क्यों करेगी, क्या जरूरत है उनको भ्रष्टाचार करने की। हम लोग तब भी आरोप लगाते थे कि आप समझिए कि पूरे देश के अंदर पार्टी ने कार्यालय खोल दिया, पूरे देश के अंदर ब्लॉक ब्लॉक शहर शहर तक ये लोग पार्टी कार्यालय खोल रहे हैं, अपना खुद का कार्यालय इन्होंने 5 स्टार का बना लिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का भ्रष्टाचार अब है। इसका जवाब ले लेते प्रदीप सिंह जी से। प्रदीप सिंह जी, तमाम आरोप लग चुके हैं आपके ऊपर, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर। प्रसून जी 10 सेकंड दीजिए जी, बात मुकम्मल नहीं हुई। अब आज जो चंदा का जो डाटा आया हुआ है, अगर आप देखें प्रसून जी, इसकी जो क्रोनोलॉजी को समझिए कि किस तरीके से चंदा दो और धंधा लो। एक तो ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, दूसरी स्कीम ये चलाई कि हफ्ता वसूली शुरू कर दिया कि अगर अहमद साहब ये सब बातें हम कर चुके हैं। आपको बताया प्याज की अभी कई परतें उड़नी, मतलब उसको निकलनी बाकी है। अभी प्याज की पहली परत खुली है, दूसरे परत के लिए इंतजार करिए। प्रदीप सिंह जी अपना जवाब दीजिए। प्रसून जी आप अगला सवाल कर रहे हैं। आवाज आ रही है प्रसून जी? प्रदीप जी, आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस ने सीधे 4 तरह के आरोप लगाए हैं आप पे। प्रसून जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं आरोप सुन लिया, मैं मेरी आवाज मिल रही, कंफर्म करिए तो मैं आगे बोलता हूँ। जी जी ठीक है प्रसून जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी के पूर्व जो अधिकारी चुनाव आयोग के हैं उनको प्रणाम और कांग्रेस के मित्र को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कार्यक्रम में जब से जुड़ा हूँ तब से मैं चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, और देखिए क्या है कि इतनी भी सारी आप रिसर्च कर ले, सब कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली कि इससे पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक बात उन्होंने बोली, मैंने उसको नोटिस किया। तो मैं इसमें केवल मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं, दूसरी पार्टियों को भी सम्मिलित करके इसमें कह रहा हूँ। अब आते हैं प्रचार आरोप की बात पर से। आप बस ये मैंने जो रेफरेंस दिया है सर की बात का, उसको आप बस ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने ये बात बोली है। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी की बात पे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, हमारे पास जो सबसे अच्छा लॉजिक है वो ये है कि भाई साहब, हमारे पास तो चलिए हम पिछले 10 वर्षों से शासन में है और हमारे पास 10 राज्यों से ज्यादा हमारी सरकारें हैं देश के विभिन्न राज्यों में। कांग्रेस पार्टी 1 और तृणमूल कांग्रेस 1। देखिए, चुनाव में मत प्रतिशत का बड़ा योगदान होता है। और ये जो प्रदीप जी, मैं अभी जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप उसको समझ लीजिए। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है? दूसरा, क्या चंदे से दागी कंपनियों को रियायत मिलती है? सर, अगर ये पारदर्शी नहीं होती तो माननीय उच्च न्यायालय इतनी बातें करता और बैंक उसको बाहर कैसे निकालता? निश्चित तौर पे पारदर्शी है। बैंक ने पीछे थोड़ा समय मांगा था, अगर समय मिल गया होता तो और अच्छी तरह से बाहर आ जाती। देखिए, एक हमारी रिसर्च टीम ने एक बड़ी जानकारी दी है, अभी जस्ट मुझे दी है। रिसर्च टीम बता रही है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जो सबसे बड़ा चुनावी चंदा देने वाली कंपनी है, उसके सर्वे सर्वा जो कि लॉटरी का धंधा चलाते थे, सेंटियागो मार्टिन, उनके बारे में जानकारी आ रही है कि 2019 से ही उनकी कंपनी पे छापा पड़ता रहा। वो चंदा भी देते रहे, उनकी कंपनी पे छापा भी पड़ता रहा। और जो ईडी ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया है वो 2009 से 2010 के बीच, जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके अलावा भी एक बड़ी और जानकारी आ रही है हमारे पास कि पहला राजनीतिक घोटाला सेंटियागो मार्टिन की शुरुआत केरल में हुई, जहां वामपंथी सरकार थी। ऐसा रास्ता जहां लॉटरी का क्रेज था। 2008 में जब मार्टिन पर पहले ही सिक्किम सरकार को 4500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लग रहा था सिक्किम में, उस समय उन्होंने केरल में सीपीआई-एम के मुखपत्र देश अभिमानी को 2 करोड़ रुपए का योगदान दिया था, जिसके कारण से वहां के 2 कद्दावर नेता अच्युतानंद और विजयन गुट आपस में भिड़ गए। विजयन को पीछे हटना पड़ा और 2 करोड़ का चंदा लौटाना पड़ा। इस रिसर्च के आने के बाद एक बात तो साफ हो रही है कि अगर आप बीजेपी को कल्पित मान रहे हैं या गुनाहगार मान रहे हैं तो अभी बहुत बड़ी भूल है।
अभी बहुत तथ्य सामने आने हैं। ये कंपनियां किसने पैदा की हैं? अब देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, मैंने कांग्रेस, सुन लीजिए आप मेरी बात, कांग्रेस प्रवक्ता अहमद साहब हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये तो लग रहा है पहली कंपनी के बारे में जो जानकारी आई वो आपके ऊपर भारी पड़ रही है। प्रसून जी, कंपनियां किसके समय रजिस्टर्ड हुई है ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आप इसको इस तरह से नजरिए से देखा जाए कि कंपनी कब रजिस्टर्ड। देखिए, हमारे पास जो तथ्य आ रहा है उसको मैं दे रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। मैं तथ्य पे आ रहा हूँ। कोई कंपनी रजिस्टर्ड कभी भी हो सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार के करने। अरे भ्रष्टाचार का मामला तब है जब 2008 में यूपीए की शासन की पहली सरकार थी और सिक्किम ने आरोप लगाया था, जिसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, न बीजेपी एग्जिस्ट करती थी सिक्किम में। तब ये 4,500 करोड़ का आरोप लगा था और उसके बाद केरल में उनको जगह मिली। उन्होंने वहां के जो केरल वामपंथी दलों का मुखपत्र देश भीमानी, उसको 2 करोड़ का चंदा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग आरोप लगाते वक्त अपना भी दामन देख लीजिए। प्रसून जी, देखिए, एक बात समझिए। पहली बात, यहाँ पे आरोप वर्सेस तथ्य की बात हो रही है। आरोप तो बहुत हमारे ऊपर लगे थे कि हमने 2G घोटाले कर दिया, कोयला घोटाला कर दिया, सब कुछ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सब उसका निर्णय दे दिया। अभी यहाँ पे फैक्ट की बात हो रही है प्रसून जी, आप इसको नकार नहीं कर सकते। नहीं, मेरी बात सुनिए प्रसून जी, मेरी बात सुनिए प्रसून जी, मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। आपके सामने तथ्य वो है जो SBI ने चुनाव आयोग को दिया है। आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी नहीं निकल सकती, पहली परत आरोप लगा रही है। तिल मिला रहे हैं। ये सबसे बड़ी कंपनी है चुनावी चंदे वाली। कोई लोग पूछेंगे ना कि बैकग्राउंड कहाँ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अब APN न्यूज को अगर कांग्रेस पार्टी ने रजिस्ट्रेशन दिया, लाइसेंस दे दिया, तो भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं दिया होगा ना। आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनिए अहमद साहब, आप बहुत ध्यान से सुनिए। 2008 में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी बनाया गया था इस कंपनी को, केरल में से वामपंथी। मैं कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। पहले मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना कांग्रेस पे आरोप लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि केरल की वामपंथी सरकार ने इसको संरक्षण दिया। आप ये समझिए कि आपने भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन चंदा देने वाला किसको दे रहा है, कंपनी कैसी है, जानना बड़ा मुश्किल होता है, जो भी जब पार्टी के सामने नाम ही नहीं आ रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चीजें शुरू की गई, चाहे वो भ्रष्टाचार शुरू हुआ, चाहे वो EVM लाया गया इलेक्शन कमीशन में चेंजेस के लिए, चाहे वो VVPAT लाई गई, ये सारी चीजें जो हैं कांग्रेस के रिजीम में हुई हैं। ऐसा नहीं है, इनको परेशान नहीं होना चाहिए। अब हुआ है तो हुआ है भ्रष्टाचार। और जहाँ तक चंदे का सवाल है, चंदा तो देखिए कोई भी ले लेगा। भिखारी को कोई भी पैसा दे देता है, आदमी ले लेता है भिखारी, उसको पैसे की जरूरत है। तो जितनी पार्टियां हैं, इन पार्टियों को पैसे की तो आवश्यकता होती है इलेक्शन के टाइम में, और ये भ्रष्टाचार करते हैं तो इसलिए ये लेने में आसानी करते हैं और पैसे ले लेते हैं। हाँ, अब ये परत खुल रही है सुप्रीम कोर्ट की वजह से कि किसका पैसा किसने लिया, कैसे लिया और कब लिया। अब ये है नेक्स्ट टाइम से जो पैसा लेंगे तो हर एक, अब तो बैन भी हो गया वैसे, लेकिन पैसा लेंगे तो ध्यान रखेंगे। प्रदीप जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा चालू करिए। अब आपके लिए अगला सवाल। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 980 करोड़ रुपए दिए, और आपको बता दें कि इस कंपनी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। ये मीडिया कंपनी है और इसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, मैं आपको गिना रहा हूं। हैदराबाद में 1200 करोड़ रुपए की GST चोरी का आरोप लगा था। कलेश्वरम परियोजना तेलंगाना में 48,000 करोड़ की साइफनिंग का आरोप लगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट है। तेलंगाना की 14 परियोजनाओं में 72,000 करोड़ का निवेश किया, यानी इसको 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। इस निवेश को इस तरीके समझिएगा। कर्नाटक में 24,000 करोड़ का सिंचाई परियोजना घोटाला होता, उसमें भी इसका नाम आया। और इसने अभी हाल में ही महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात दिया है। प्रदीप जी, तो सुन रहा हूं मैं। तो ऐसे दागियों की कंपनी से जब आप पैसा लेते हैं तो क्या आपको भी नहीं मालूम होता कि उसमें किस कंपनी ने दिया है, किसको दिया है? अरे निश्चित तौर पर सर, ये बॉन्ड होता ही इसीलिए है कि किसी की प्राइवेसी बची रहे,
अब अभी देखिए, मैं अमीन साहब की बात को बार बार, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, मैं उसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ कोई किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी चंदा दे सकता है। ये तो ट्रांसपेरेंसी उसकी तब है ना जब उसको भजा करके देखा जाता है। और आप ही के वक्तव्यों में अगर मैं बोलूं तो उनसे वो चंदा भी देते रहे और उनपे ईडी और सीबीआई की जांच भी होती रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सरकार जिस समय रहती है वो अपने कर्तव्यों को निभा रही थी। अब अगर विपक्ष खास करके चुनाव के समय इसको मुद्दा बनाना चाहता है, मुद्दा नहीं बन पा रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। अभी मामला न्यायालय के ये जो पूरी कार्रवाई आप देखेंगे 14 कंपनियां बताई जा रही हैं, 14 कंपनियों पे लगातार ताबड़तोड़ बीजेपी की गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है, ईडी ने हमला किया है उनके ऊपर, इनकम टैक्स ने किया है, रियायत कहीं नहीं बख्शी गई है। आप कहेंगे कि चंदा वसूली के लिए काम किया गया है। प्रसून जी, यही तो बड़ा सवाल है कि पहले इसी को हम लोग हफ्ता वसूली का नाम दे रहे हैं कि पहले कंपनियों पर रेड मारो और उसके बाद उनसे हफ्ता वसूलो। यही तो क्रोनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की। तीन तरीके से इन्होंने चंदे में काम किया। प्रसून जी, अगर आप समझेंगे कि चंदा दो धंधा लो, दूसरा काम इन्होंने ये किया है कि हफ्ता वसूली किया है कि हम तुम्हारे ऊपर छापा मारेंगे, तुम हमको चंदा दो। दूसरा काम इन्होंने ये किया है। तीसरा काम इन्होंने सेल कंपनियां बना के उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है। और अभी तो ऐसे आरोप आ रहे हैं प्रसून जी कि हम लोग भी अभी उस पर एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं बाहर से भी किसी देश से चंदा इनको मिला हुआ है। जो कंपनी यहाँ की नहीं, इंडिया की नहीं, वो बाहर की कंपनी है, उसने चंदा दिया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में चंदा दिया है, वो भारत की ही कंपनी है। मैंने भी रिसर्च टीम से कंफर्म किया है। इसीलिए मैं भारत की कंपनी है, भारत को बहुत सारे कंपनी को लाभ हो रहा था। प्रसून जी, दो विषय दूसरा है। प्रसून जी, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं अभी जी। एक जो आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उन्होंने एसबीआई को फिर फटकार लगाई है कि अभी तक आपने कंप्लीट डाटा नहीं दिया। 2018 से 2019 के बीच का डाटा कहाँ है? अभी तो इन्होंने 2019 से डाटा दिया। दूसरा महत्वपूर्ण अभी तक सूचना जो एसबीआई ने नहीं दी है कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसको कितना चंदा दिया, इसकी भी जानकारी अभी तक छुपा के रखी गई है। तमजीद अहमद जी, एक चीज आप समझ लीजिए, आप जितनी सुप्रीम कोर्ट ने बात की हो हम चला चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन को भी चला चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट सही आशा है। लेकिन आप लोगों की जो गलतफहमी है उसको मैं इसलिए दूर करना चाह रहा हूँ। सुन लीजिए तमजीद अहमद जी, अहमद साहब सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपकी गलतफहमी इसलिए दूर करना चाह रहा हूं, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तमाम दल फंसेंगे। कांग्रेस से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को चंदा मिल रहा है, पश्चिम बंगाल से मिला है। कारण आप जानते हैं क्या है? तृणमूल का प्रवक्ता नहीं तो तृणमूल का जवाब तृणमूल नहीं, कारण तृणमूल से नहीं लेना देना है। चूंकि पश्चिम बंगाल में तमाम ऐसी सेल कंपनियां हैं जो ब्लैक को व्हाइट करती हैं, व्हाइट को ब्लैक करती हैं। इसी कारण से तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिलना दिख रहा है। यानी आप जिसके राज्य में खाएंगे, जिसके राज्य में इस तरह के गुनाह करेंगे, उसको तो आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। इसकी सुप्रीम कोर्ट की इस मुहिम में, काले और सफेद के लड़ाई में, दागी कंपनियों पे प्रहार में शायद कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को पाक साफ नहीं कर पाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं अहमद साहब? प्रसून जी, हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं। हम ही तो इस चीज को लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से ये कानून बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी इस चीज की लड़ाई लड़ रही है। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? हम अगर भारतीय जनता पार्टी पे एकदम जो रिपोर्ट आई तो भारतीय जनता पार्टी भी हमें बताया था कि कौन से चंदा हमने किससे गलत ले लिया। भाई आज जो अगर आप तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस का जवाब तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता देगा, मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन जो आपने कहा है कि ब्लैक को व्हाइट करने का काम वहां से किया गया है, सेल कंपनियां, ऐसा माना जाता है कि सेल कंपनियां सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हैं। तमाम तरह की चिटफंड कंपनियों पे पिछले 6-7 सालों में आपने देखी होंगी कार्रवाई, शारदा घोटाला, तमाम तरह के घोटाले आ रहे हैं। अगर मैं आपके आरोप को ही पकड़ूं तो आपने जो आरोप तृणमूल कांग्रेस के लिए लगाया वही आरोप तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे नहीं लगाया जा रहा है। आपको जो बता रहा हूं आप उस बात को समझिए। जो प्रक्रिया में खामी है उसमें सभी राजनीतिक दलों ने कुछ लाभ लिया है। मैं केवल कहना चाह रहा हूँ जी, मैं उसी को मान रहा हूँ। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ब्लैक को व्हाइट किया है। अगर आपके कहे गए बातों को मैं अक्षरशः मान रहा हूँ तो ये आरोप आपका बिल्कुल सटीक भारतीय जनता पार्टी भी बैठ रहा है कि सबसे ज्यादा काला धन को सफेद उन्होंने किया है सेल कंपनियों के जरिए। तमजीद अहमद जी, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आदमी को मालूम नहीं चंदा कौन दे रहा है, केवल बॉन्ड मिला उसको भुगतान करवाना है, तो कैसे उसको आप गुनाहगार ठहरा सकते हैं? मोहम्मद अमीन साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि हम्मा में सभी नंगे हैं।
जी। और जितनी पार्टियां हैं उन्होंने कुछ न कुछ तो गुनाह किया। ये तो बात वो राजनीति और जांच का विषय है। एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और निकलना चाहते हैं। वो बीजेपी पे लगा रहे हैं और कोई तृणमूल पे लगा रहा है, कोई कांग्रेस पे लगा रहा है। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट कर देगी। कोर्ट ने मांगा है सारा डिटेल, उससे पता लग जाएगा। अब ये परेशान न हो, एक दूसरे को पर आरोप न लगाएं। ऐसा नहीं कोई दूध का धुला हुआ है, सब इसमें जो है कहीं न कहीं काले हैं। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप सभी का धन्यवाद। आप चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।